अस्सलाम वेलकम टू डिग योर ड्रीम्स। आज हम एफपीएससी एजुकेशन सीरीज के चैप्टर नंबर 2 टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन का लास्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। ये वाला चैप्टर थोड़ा सा लॉन्ग हो गया था। आज के इस लेक्चर के अंदर हम इसको वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम इसको स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने टेस्ट की स्कोरिंग तक की चीजें देख ली थी। अब स्कोर्स हमारे पास आ गए हैं तो उनका अप्रेजल कैसे करना है। जैसे अगर हमारे पास रॉ स्कोर्स आए हैं ना, तो उनकी कोई एजुकेशनल वैल्यू नहीं है। अगर एक बच्चे ने एक टेस्ट में 0 मार्क्स लिए हैं इंग्लिश के टेस्ट में, तो क्या इसका ये मतलब है कि उसको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती? इसका ये मतलब है कि वो उस पार्टिकुलर टेस्ट सैंपल के ऊपर परफॉर्म नहीं कर सका ड्यू टू मेनी फैक्टर्स। शायद उसने उस दिन ना पढ़ा हो, या हो सकता है वो वाला कॉन्सेप्ट उसको ना समझ आया हो। बट ओवरऑल तो हम ये नहीं कह सकते कि एक 10th ग्रेड के बच्चे को बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती या वो इंग्लिश में 0 है। तो 0 इन रॉ स्कोर जो है, ये हमारे पास एब्सेंस ऑफ ट्रेट को नहीं इंडिकेट कर रहा होता। तो जब तक हम किसी कॉन्टेक्स्ट में उसकी फर्दर इंटरप्रिटेशन नहीं करते स्कोर की और एक समरी नहीं बनाते स्टूडेंट की परफॉर्मेंस की, तब तक रॉ स्कोर्स का हमारे पास कोई मीनिंगफुल उसका कोई नहीं है, मतलब कोई एजुकेशनल उसकी वैल्यू नहीं है, वो जस्ट एक नंबर है। तो अब हम उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं या तो नॉर्म रेफरेंस में, कि हम देखें कि इस बच्चे ने इतने नंबर लिए हैं और इसके दूसरा जो बच्चा था इसी ग्रुप में उसने इतने मार्क्स लिए हैं, तो ये इस तरह से रैंकिंग में फॉल कर रहे हैं, तो नॉर्म रेफरेंस कर सकते हैं। या हम क्राइटेरिया रेफरेंस कर सकते हैं कि इस बच्चे ने इंग्लिश की जो ग्रामेटिकल स्किल्स थी उसके टेस्ट में इतने मार्क्स लिए हैं, तो इसकी ग्रामर इतनी स्ट्रॉन्ग या इतनी वीक है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि उसको बिल्कुल ही इंग्लिश ही नहीं आती, बल्कि वो ग्रामर में वीक है या वोकैबुलरी में वीक है या इस तरह से। तो हम क्राइटेरिया के अगेंस्ट उसके नंबर्स इंटरप्रेट कर सकते हैं या फिर नॉर्म रेफरेंस इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। इनकी डिटेल्स मैंने इसलिए यहाँ पे इंक्लूड की ये हमने ये लेक्चर नंबर 1 में काफी डिटेल में डिस्कस कर ली थी चीजें। नेक्स्ट चीज आ जाती है आइटम एनालिसिस। एक तो हम ये करते हैं कि टेस्टिंग के थ्रू हम अपने एग्जाम जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एबिलिटी लेवल को चेक करते हैं, लेकिन टेस्ट बनाते हुए हमारे जो आइटम है उनके भी कुछ ट्रेड्स होते हैं। आइटम क्लियर होना चाहिए, आइटम की एक पार्टिकुलर लेवल ऑफ डिफिकल्टी होनी चाहिए, उसको डिस्क्रिमिनेट करने के काबिल होना चाहिए कि हाई अचीवर और लो अचीवर के बीच में उसकी गेसिंग कम होनी चाहिए। तो आइटम के अपने भी कुछ ट्रेड्स होते हैं। अब उसको किस तरह से हम एनालाइज करते हैं, हमें उसके लिए स्टैटिस्टिकल मेथड्स लगाने पड़ते हैं, जिससे हम न्यूमेरिकली बता सकें कि इस आइटम के ये करेक्टर्स हैं और ये करेक्टरिस्टिक इसके अच्छे हैं या ये करेक्टरिस्टिक इसके खराब हैं, तो इनको हमें मॉडिफाई करने की जरूरत है। तो ऐसे स्टैटिस्टिकल मेथड जिससे हम टेस्ट आइटम्स को जो कि सही नहीं है, जिनके अंदर कोई ना कोई इशू आ रहा है, उनको हम आइडेंटिफाई करके चेंज कर सकें, उसको हम आइटम एनालिसिस कहते हैं। ये एनालिसिस हम टेस्ट के आइटम्स का कर रहे हैं, रिजल्ट्स का नहीं कर रहे। एक चीज इसमें आ जाती है डिफिकल्टी। डिफिकल्टी को हम जनरल अल्फाज में ये कहते हैं कि कौन सी जो क्वेश्चन है वो कितना ज्यादा मुश्किल है। बट टेक्निकली डिफिकल्टी ये है कि हमारे पास कितने जो एग्जामिनीज थे वो इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर करेक्ट दे सके हैं। अगर 100 बंदों ने ये पेपर दिया है तो क्या उनमें से 10 लोगों ने सिर्फ इसका ठीक आंसर दिया, इसका मतलब क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। अगर 100 में से 90 लोगों ने उसका ठीक आंसर दे दिया, मतलब क्वेश्चन बहुत ईजी था। तो प्रोपोर्शन ऑफ एग्जामिनीज जो एक क्वेश्चन के ऊपर करेक्टली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उसको हम आइटम की डिफिकल्टी कहते हैं। आइटम की डिस्क्रिमिनेशन आती है कि वो कैसे डिस्क्रिमिनेट करता है, कि अगर एक जो हाई अचीवर स्टूडेंट है उसके 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स हैं या 8 आउट ऑफ 10 मार्क्स है, ठीक है, ओवरऑल टोटल मार्क्स, और एक जो बच्चा है उसके 2/10 मार्क्स हैं। अब मैं जो टेस्ट था उसके क्वेश्चन नंबर 3 का एनालिसिस कर रही हूँ। उसकी जब मैं डिस्क्रिमिनेशन कैलकुलेट करती हूँ, तो जब मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे आके देखती हूँ, तो ये जो बच्चा ए था जिसके ओवरऑल टेस्ट में 8 मार्क्स हैं, इसके यहाँ पे इस आइटम नंबर 3 के अगर टोटल मार्क्स 3 थे तो इसके यहाँ पे मार्क्स 2 थे, ठीक है। और ये जो बी वाला था इसके भी यहाँ पे मार्क्स 2 थे, इसके जो 2 नंबर आए हैं वो आइटम नंबर 3 में से थे। तो अब अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूँ, तो यहाँ पे जितना हाई अचीवर मार्क्स ले रहे हैं उतना ही लो अचीवर भी मार्क्स ले रहे हैं। इसका मतलब ये वाला जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा बिटवीन द हाई अचीवर और लो अचीवर, क्योंकि दोनों के लिए क्वेश्चन एक जितना मुश्किल है और दोनों इस क्वेश्चन के ऊपर एक जितने मार्क्स ले रहे हैं। तो डिस्क्रिमिनेशन आती है कि एक पार्टिकुलर अगर मेरे पास आइटम है या क्वेश्चन है, तो वो बिटवीन हाई अचीवर और लो अचीवर कितना किस हद तक ये कितने अच्छे तरीके से डिस्क्रिमिनेट कर सकता है। थर्ड चीज आ जाती है डिस्ट्रैक्टर एनालिसिस। एमसीक्यूज में हमने ये बात की थी कि कितनी गेसिंग के चांसेस हैं और कोई डिस्ट्रैक्टर कितना अच्छा है कि अगर किसी बच्चे को आंसर नहीं आता तो वो भी उसको राइट आंसर की तरह ही लगे। अगर हमारे पास डिस्ट्रैक्टर बिल्कुल ऑब्वियस है, पहले से देख के ही पता चल रहा है कि ये तो हो ही नहीं सकता आंसर, इसका मतलब वो बहुत वीक या बहुत पुअर डिस्ट्रैक्टर है। तो डिस्ट्रैक्टर एनालिसिस में हम ये देखते हैं कि गेसिंग के चांसेस कितने कम है और कितना ज्यादा इनकरेक्ट ऑप्शंस को प्लॉजिबल बनाया गया है कि वो भी उनको करेक्ट ऑप्शंस की तरह ही नजर आ रही हूँ। अब अप्रोप्रिएट टाइम आइटम एनालिसिस का या तो आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन बट बिफोर स्कोरिंग हो सकता है कि हमने टेस्ट दे दिया लेकिन चेक करने से पहले हमने कहा कि एक दफा हम की वगैरह को चेक कर लें और वहां पे कोई डिफेक्ट्स हैं तो मार्क्स देने से पहले बच्चों को उसको हम चेक कर लें, ताकि हम कहेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़े मसले थे तो ये इसके आंसर्स को हम
टोटल मार्क्स में इंक्लूड नहीं करेंगे, इसको हम स्कोरिंग के टाइम पे एलिमिनेट कर रहे हैं। तो आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन बट बिफोर स्कोरिंग किया जा सकता है या फिर आफ्टर स्कोरिंग किया जा सकता है। आपने टेस्ट दे दिया, टेस्ट कंडक्ट हो गया, स्कोर रिपोर्ट हो गया, अब आपने आइटम एनालिसिस किया है। इसका क्या फायदा होता है कि जो हमने पिछले वाले लेक्चर में आइटम कार्ड्स की बात की थी, तो उन आइटम कार्ड्स के ऊपर हम इस चीज को लिख के तो आइटम्स को आइटम बैंक में स्टोर कर सकते हैं। तो ये आफ्टर स्कोरिंग के बाद जो आइटम एनालिसिस होता है वो फ्यूचर रीयूज के लिए उसके लिए काफी हेल्पफुल होता है। तो आइटम एनालिसिस के लिए हम यहाँ पे कुछ थियरीज यूज करते हैं, थ्योरीज ऑफ टेस्ट डेवलपमेंट्स में। हमारे यहाँ पे करिकुलम में दो मेन थ्योरीज हैं, एक है क्लासिकल टेस्ट थ्योरी और एक है आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी। तो सबसे ज्यादा जो न्यूमेरिकल्स वगैरह का हमारा वर्क है वो क्लासिकल टेस्ट थ्योरी के साथ होगा। आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी को हम वैसे फॉर एन आइडिया देख लेंगे, बट उसकी कैलकुलेशन एक्सेट्रा जो है ग्राफिकल है वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। सो क्लासिकल टेस्ट थ्योरी अबाउट 150 ईयर्स से यूज हो रही है, 20th सेंचुरी में भी यूज होती रही और अब भी यूज होती है। ऑल्दो इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, बट स्टिल ये वाइडली यूज्ड है। और चार्ल्स स्पीयरमैन जो है वो इसका फाउंडर है। अब इनका इसका पर्पस क्या है कि आप क्रिटिक ये जो क्लासिकल टेस्ट थ्योरी है ना, ये आइटम के करेक्टरिस्टिक को आइटम के करेक्टरिस्टिक्स की फॉर्म में लेके, मतलब मैं इसको इस तरह से बताती हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन है XYZ, कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, अब ये कितना डिफिकल्ट है, इसकी डिफिकल्टी लेवल कितना है, ये डिपेंड करता है आइटम के ऊपर। एक तो ये चीज, एक ये मतलब स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि आइटम जितना डिफिकल्ट होगा वो सबके लिए डिफिकल्ट होगा और आइटम जितना इजी होगा वो सबके लिए इजी होगा। एक दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि जो आइटम की डिफिकल्टी है वो एक चीज आइटम पे तो डिपेंड करती ही है कि आइटम जो है वो कितना डिफिकल्ट है, जैसे ऊपर वाले में था, लेकिन उसके साथ साथ वो डिपेंड करती है एबिलिटी ऑफ द एक टेस्ट टेकर्स के ऊपर या टेस्ट के जो एग्जामिनीज हैं उनकी एबिलिटी पे भी डिपेंड करती है। मतलब अगर मेरी मैथमेटिकल एबिलिटी ज्यादा है तो ऑल्दो आइटम डिफिकल्ट है, लेकिन चूंकि मेरा माइंडसेट मैथमेटिकल है तो मेरे लिए वो आइटम इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। लेकिन एक और स्टूडेंट है जिसका मैथ्स वीक है, जिसका मैथमेटिकल माइंडसेट इतना नहीं है, उसको मैथमेटिकल चीजों में मसला आता है, तो ऑल्दो आइटम की डिफिकल्टी मेरे लिए और उसके लिए जो आइटम है वो डिफिकल्ट तो एक जैसा है, मतलब डिफिकल्टी ऑफ आइटम विद रिस्पेक्ट टू आइटम सेम है, बट विद रिस्पेक्ट टू एबिलिटी जो डिफरेंस है तो मुझे वो शायद इतना मुश्किल ना लगे और वो वाला जो स्टूडेंट है उसको शायद वो ज्यादा मुश्किल लगे। तो एक थ्योरी ये कहती है कि डिफिकल्टी सिर्फ आइटम पे डिपेंड करती है, टेस्ट टेकर पे डिपेंड नहीं करती। और दूसरी थ्योरी ये कहती है कि जो डिफिकल्टी है या डिस्क्रिमिनेशन है वो आइटम के करेक्टरिस्टिक के साथ साथ जो टेस्ट टेकर है, जो एग्जामिनी है, उसके करेक्टरिस्टिक्स पे, उसकी एबिलिटी लेवल पे भी डिपेंड करती है। तो ये जो पहला कॉन्सेप्ट है या पहला स्कूल ऑफ थॉट है जिसमें सिर्फ आइटम के ऊपर डिपेंड करना हम कहते हैं, हम उसमें एबिलिटी लेवल को नहीं लेके आते कंसिडरेशन में, इसको हम कहते हैं क्लासिकल टेस्ट थ्योरी। और जो आइटम के करेक्टरिस्टिक्स के साथ साथ एबिलिटी लेवल ऑफ टेस्ट टेकर को या एग्जामिनी को भी देखा जाता है जिसके अंदर, और हाई एबिलिटी और लो एबिलिटी एग्जामिनीज का जो फर्क आता है डिफिकल्टी में, डिस्क्रिमिनेशन में, उसको देखा जाता है, उसको हम कहते हैं आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी। तो ये मेन फर्क है दोनों के बीच में। अब हम इसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। क्लासिकल टेस्ट थ्योरी में जो इन्फॉर्मेशन है वो टेस्ट बेस्ड होती है, और आइटम स्टैटिस्टिक्स में हम आइटम डिफिकल्टी चेक करते हैं, आइटम डिस्क्रिमिनेशन चेक करते हैं और ज्यादातर चांसेस ऑफ गेसिंग चेक कर सकते हैं। अब पहली चीज इसमें आ जाती है आइटम डिफिकल्टी। जैसे हमने पहले भी बात की है कि आइटम डिफिकल्टी क्या है कि अगर एक क्वेश्चन नंबर 1 है तो उस पे 10 में से कितने लोग हैं जो उस क्वेश्चन नंबर 1 को सही अटेम्प्ट कर सकें। अगर मेरी क्लास में 10 बच्चे हैं और मैंने एक ही टेस्ट दिया है और उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कोई भी क्वेश्चन ABC है और 10 में से 2 लोग सिर्फ उसको ठीक रिस्पॉन्ड कर सके हैं, बाकी सबका वो गलत है, ठीक है, 2 आउट ऑफ 10 जो स्टूडेंट्स हैं उनका ये ठीक है और बाकी 8 का गलत है। तो इसका मतलब है कि ये बहुत ज्यादा लोगों के लिए गलत है, बहुत ज्यादा लोगों के लिए उसको ठीक सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसकी डिफिकल्टी ज्यादा है। तो डिफिकल्टी जो है वो सक्सेस रेट है कि कितने एग्जामिनर्स उसके ऊपर ठीक परफॉर्म कर सके हैं। अब जो डिफिकल्टी की वैल्यू है उसको हम पी वैल्यू के फॉर्म में या डिफिकल्टी इंडेक्स कहते हैं। अब जो पी की रेंज है वो 0 to 1 है। कैसे कि अगर मेरे पास एक आइटम है तो उसके ऊपर या तो 0 out of 20, मतलब अगर मेरे पास क्लास लेट सपोज 10 बच्चों की है, 10 स्टूडेंट्स है मेरे पास क्लास में, और क्वेश्चन नंबर 1 की मैं पी वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रही हूँ। अब मेरे पास दो एक्सट्रीम केसेस है, एक तो ये कि पूरी क्लास में से कोई एक बच्चा भी इस क्वेश्चन नंबर 1 के ये जो था इन 10 में से कोई एक भी इसके ऊपर ठीक रिस्पॉन्ड नहीं कर सका, मतलब 0 बच्चे हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन नंबर 1 पे ठीक रिस्पॉन्ड किया है, तो इसकी आइटम की जो डिफिकल्टी इंडेक्स है वो 0 / 10 तो वो 0 आएगा। और दूसरे चांस क्या है इसका क्वेश्चन नंबर 1 का कि 10 स्टूडेंट्स थे और 10 के 10 ने उसके ऊपर ठीक आंसर दे दिया, 10/10 है। तो इस केस में जो आइटम की डिफिकल्टी है उसकी रेंज जो है डिफिकल्टी इंडेक्स की पी वैल्यू वो है 1। तो मिनिमम अगर बहुत हाई डिफिकल्टी है, जो 0 वाली साइड है ये हाई डिफिकल्टी वाली साइड है, और ये जो 1 वाली साइड है ये लो डिफिकल्टी वाली साइड है।
अगर कोई एक भी सही आंसर नहीं दे रहा तो आइटम की डिफिकल्टी 0 है, और अगर सारे के सारे सही आंसर दे रहे हैं तो आइटम की डिफिकल्टी 1 है, और जो एक्चुअल डिफिकल्टी की वैल्यू होगी वो इस 0 to 1 के बीच में कहीं पे लाई करेगी। अब अगर तो वैल्यू जैसे 0.2 है या 0.1 है, 0 के करीब है, जितना ज्यादा चीज क्लोज टू 0 होगी उतनी ही ज्यादा उसकी डिफिकल्टी हाई होती चली जाएगी, और जितनी ही ज्यादा कोई चीज क्लोज टू 1 होगी, जैसे 0.75 है या 0.8 है, जितना ज्यादा वो क्लोज टू 1 होगा उतनी ही ज्यादा उसकी डिफिकल्टी लो होगी। डिफिकल्टी लो का क्या मतलब है कि वो आइटम उतना ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, ये चीज थोड़ी सी कंफ्यूजिंग करती है, इस चीज को बहुत अच्छे से देखें, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं कि अगर मतलब इस तरह से दिया होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लो डिफिकल्टी या विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल बी इजी, इस तरह से क्वेश्चन दिया होता है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल बी इजी। नीचे ऑप्शन दी हुई होती हैं 0.3, 0.5, 0.8 और 0.2। ठीक है, तो क्वेश्चन है मेरे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज मोर इजी। तो इजी का क्या मतलब है कि उसकी डिफिकल्टी कम होगी, डिफिकल्टी कम का मतलब कि वो 1 के करीब होगा। अब इनमें 1 के करीब कौन सा है, 0.8, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 0.8। ऑन द अदर हैंड अगर मेरे पास क्वेश्चन हो विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम हैज हाई डिफिकल्टी, पिछली दफा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर इजी, अब है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाई डिफिकल्टी। हाई डिफिकल्टी वाला वो होगा, यहाँ पे बच्चे अक्सर कहते हैं कि जो जितनी ज्यादा वैल्यू होगी उतनी हाई डिफिकल्टी होगी, ऐसा नहीं है। हाई डिफिकल्टी जो हाईएस्ट डिफिकल्टी है वो 0 है, और जो जितना क्लोज टू 0 है उसकी डिफिकल्टी उतनी हाई होगी। तो इनमें सबसे ज्यादा हाई डिफिकल्टी वाला जो है वो 0.2 है, सबसे हाई डिफिकल्टी वाला 0.2 है, और सबसे ज्यादा इजी या लो डिफिकल्टी वाला जो है वो 0.8 है। तो इस तरह से ये वैल्यूज दी गई होती है, इनमें से आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो रेंज जो है वो 0 to 1 होती है, जितना ज्यादा 1 से करीब होगा उतना वो इजी होगा, और जितना ज्यादा क्लोज टू 0 होगा उतना वो डिफिकल्ट होगा। मॉडरेट वैल्यू ऑफ डिफिकल्टी होती है 0.4 से 6 तक। अब अगर तो किसी क्वेश्चन की जो पी वैल्यू है, इंडेक्स ऑफ डिफिकल्टी वैल्यू है, वो ग्रेटर देन 0.9 आ रही है, मतलब बिल्कुल ही 1 के बिल्कुल 1 ही समझ रहे हैं आप, 0.9 आ रही है, तो इसका मतलब है वो आइटम जो है बहुत ज्यादा इजी है। इतने इजी आइटम जो हमें टेस्ट में नहीं देने होते, हमें मॉडरेट टाइप के देने होते हैं, तो इनको रिवाइज करने की जरूरत है। इसी तरह अगर कोई ऐसा आइटम है जिसकी वैल्यू जो है वो 0.2 से भी कम आ रही है, 0.1 आ रही है, या बिल्कुल 0 ही समझ लें आप, तो इसका तो ये मतलब है कि कोई भी उसको ठीक अटेम्प्ट नहीं कर सकेगा। तो फिर उस तरह के टेस्ट लेने का तो फायदा ही नहीं है, क्योंकि टेस्ट तो हम एबिलिटी लेवल चेक करने के लिए, उनको नॉर्म रेफरेंस या क्राइटेरिया रेफरेंस पे अरेंज करने के लिए लेते हैं। तो अगर बहुत हाई या बहुत लो डिफिकल्टी हो तो उस केस में हमें आइटम्स को रिवाइज करने की जरूरत होती है, मतलब इन आइटम्स में कोई मसला है, इनको रीचेक करने या रिमूव करने की या रिप्लेस करने की जरूरत पड़ जाती है। तो ये वाली स्लाइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप बेशक रिवाइंड करके 2-3 दफा देखें। ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ वैल्यूज कैलकुलेटेड हुई हैं, इनको आप डायरेक्टली याद कर लें बेशक। 756766360 एक उसमें सीक्वेंस में। सो जो हमारे पास ट्रू फॉल्स टाइप आइटम्स होते हैं, जो अल्टरनेटिव रिस्पॉन्स होते हैं, इनकी यूजुअल जो पी वैल्यूज होती है वो 0.75 होती है। प्रॉपर कैलकुलेशन से आई हुई है, बट यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन इंक्लूड नहीं की, जस्ट इनकी वैल्यूज मेमोराइज करने, तो आई थिंक इनफ होगा। देन अगर हमारे पास एमसीक्यूज हैं, अब एमसीक्यूज कुछ ऐसे होते हैं जिनकी 3 ऑप्शन होती है, कुछ की 4 होती है, कुछ की 5 होती है। अगर 3 ऑल्टरनेटिव वाला है तो उसकी डिफिकल्टी वैल्यू 0.67 होगी, अगर 4 वाला है तो उसकी 0.63 होगी, और अगर 5 वाला है तो उसकी जो पी वैल्यू है वो 0.60 होगी। मतलब जितनी ज्यादा ऑप्शंस बढ़ रही हैं उतना ज्यादा चांस ऑफ गेसिंग कम हो रहा है, और उतनी ही ज्यादा